नमस्कार साथियों, उड़ान आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यहां पर 2012 से लेकर 2019 तक की सीजीपीएससी प्री और जो अन्य एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उसका समावेशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें हमारा टॉपिक अभी फिलहाल यहां पर चल रहा है इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स के हमने पहले टॉपिक को देखा था या पहले वीडियो को देखा था, उसके बाद दूसरे वीडियो को हमने देखा जिसमें आपने जो है कुछ फैक्चुअल सवाल भी देखे। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तीसरे क्रम में आने वाले हैं जिसमें हमारे कुछ बड़े टॉपिक को हम शामिल करने वाले हैं। तो आइए सीधे बात करते हैं टॉपिक्स पे। तो यहाँ पर जो है आप अपने सिलेबस को लगातार देख ही रहे हैं और आपके सिलेबस में कौन कौन से भाग को सेलेक्ट करना है ये भी आप लगातार देख रहे हैं। तो आज हम सीधे बात करने वाले हैं कि आज हमारा टॉपिक कौन सा होने वाला है। तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास एक तो है इकोनॉमिक प्लानिंग और दूसरे नंबर पे हमारे पास टॉपिक है आपका नेशनल इनकम और तीसरे नंबर में हम देखने वाले हैं विभिन्न क्रांतियां। कुछ रेवोल्यूशंस हैं जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, इकोनॉमिक्स में कंटिन्यू यहाँ पर जो है आते रहे हैं। तो इन सभी को हमको एक साथ देखना है। यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक बने हैं ये भी हम देखेंगे, इसके कौन कौन से जवाब आए ये भी हम देखेंगे, साथ में जो संभावित प्रश्न यहाँ से बनेंगे इसको हमको अच्छे से देखना है। तो अगर देखा जाए कुल मिलाकर तो यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक, अब देखते हैं हम यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। तो एक क्वेश्चन है आपका कि 13-14 में प्रचलित कीमत पर आपको याद रखना है चालू कीमत या प्रचलित कीमत और आधार कीमत। ठीक, ये दो बात को आपको इससे पहले समझाया भी गया है कि प्रचलित कीमत में क्या होगा, करंट ईयर का आपका रेट रहेगा। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है आपका 13-14 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस समय कितना था, ये 74,380 रुपए था। अभी आपको क्या पूछेगा, 19-20 में क्या है आपका पर कैपिटा इनकम। तो इसका वर्णन जो है हम अपने अन्य वीडियो में भी कर चुके हैं कि 1,35,000 रुपए से ओवर है हमारा, लगातार बढ़ता हुआ ग्राफ आ रहा है। इसको आपको वहां पर से लेना है और इसके अलावा आपको आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो हमारे द्वारा मिलेगा जिसको पूरा डिटेल से पढ़ना है। तो इसके आंसर के लिए आपको हमारा आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो देखना चाहिए करंट के लिए। ठीक है, तो उस समय इसका आंसर क्या था आपका 74,380 रुपए था। ये क्या था, हमारा विशुद्ध राष्ट्रीय आय था। ये क्वेश्चन आपका प्री 2015 का था। चलिए और आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है लगातार बनता है कई एग्जाम में, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप। नेशनल इनकम को हम कई तरीके से माप सकते हैं लेकिन जो सबसे बेस्ट वाला होता है वो है आपका पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के आधार पर जो है हम सर्वाधिक उपयुक्त मापन कर सकते हैं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का, ये देश की आर्थिक वृद्धि का। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2015 में ये सवाल आपका आया हुआ है। इसके अलावा हमको सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये सबको भी हमको जानना चाहिए। ठीक, जैसे कि आपका जीडीपी में क्या होता है, किसी भी वित्तीय वर्ष में, निश्चित वित्तीय वर्ष की बात करते हैं, इसमें कोई भी निश्चित क्षेत्र में वस्तु और सेवा के द्वारा जो भी मौद्रिक मूल्य प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र की जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी में एक अच्छी बात यह है कि जो विदेशी व्यक्ति हैं उनके द्वारा अर्जित आय को भी हम शामिल करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या फिर किसी क्षेत्र का नागरिक है लेकिन अपने क्षेत्र से बाहर चले जाए वो और वहां पर इनकम ग्रोथ अचीव करे तो उसको हम घटाते हैं। इसको अगर आपको मैं एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए भारत की जीडीपी की आप बात करेंगे तो भारत के जीडीपी में भारत के रहने वाले जितने लोग हैं वो वस्तु और सेवा के द्वारा जो भी इनकम प्राप्त करेंगे वो तो जुड़ेगा ही। साथ में कोई अमेरिका का नागरिक आ गया, पाकिस्तान का नागरिक आ गया, बांग्लादेश का नागरिक आ गया, वो भी अगर भारत में रहकर भारत के अंदर कोई भी मूल्य अर्जित करेगा तो वो सब जुड़ेगा। ठीक, लेकिन अगर मैं मान लीजिए अपने भारत के क्षेत्र से बाहर अमेरिका में जाकर के कोई पैसा कमा करके, कोई इनकम कमा करके उसको भारत में अपने फैमिली में भेज दूंगा तो वो माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसका टर्म 1 कंडीशन 1 होता है कि यहां पर आपको सीमा के क्षेत्र के भीतर ही कार्य करना है और आपको इनकम अर्जित करना है। तो यहां पर इस सवाल को पूछता है कि जीडीपी के आकलन में जो है क्या विदेशी जो व्यक्ति है उनके द्वारा अर्जित आय को शामिल करना है, तो बिल्कुल करना है। क्यों, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं वो। दूसरी बात, अगर कोई भारतीय नागरिक है अमेरिका से पैसा भेजता है कमा करके तो उसको जीडीपी में जोड़ना है क्या, तो नहीं जोड़ना है। क्यों, क्योंकि उसने इस क्षेत्र को त्याग दिया है, बाहर जाकर के कमाया है, इसलिए। तो इन दो क्वेश्चंस को यहां पर पूछता है। ठीक, और वैसा ही आपका एक होता है सकल में, अगर आपको बोला तो ये बात है। शुद्ध में बोलेगा तो हमेशा याद रखना जब भी शुद्ध घरेलू उत्पाद पूछेगा तो केवल आपको डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास या पूंजीगत ह्रास को बस माइनस करना रहता है। ये 3 क्वेश्चन को बार बार आपके एग्जाम में पूछते हैं और इसी बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपसे कभी सवाल पूछता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, अगर यहां पर राष्ट्रीय शब्द जुड़ गया
तो राष्ट्रीय शब्द जुड़ने के बाद आपको याद रखना चाहिए उस क्षेत्र की नागरिकता जरूरी है। अब मान लीजिए भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद की हम बात करते हैं यहां पर, तो सबसे पहला टर्म ये होगा कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए भाई। अब वो भारत का नागरिक भारत देश के क्षेत्र के अंदर में रहे या फिर वो अमेरिका में रहे, ये दोनों जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल नागरिकता की बात होती है, राष्ट्रीयता में नागरिकता की बात होगी। लेकिन अगर कोई अमेरिकी व्यक्ति भारत के अंदर में अगर उसी धन को अर्जित करे तो हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो अमेरिकी नागरिक है। इतना ही दोनों में फर्क है। तो अगर देखा जाए तो 6 आपका सब टॉपिक है इसका, उतना में यहां पर ये मैटर जो है पूरा क्लियर हो जाता है। और बाकी आप डेप्रिसिएशन फिर से घटा देंगे तो आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगा। आपको यहां तक बात क्लियर है? इसी बात को समझते हुए आपको आगे के क्वेश्चन को बनाना है। चलिए और आगे देखते हैं। अगला हमारे पास सवाल है कि 13-14 में जीडीपी में आयकर का हिस्सा कितना था। वो तो 13-14 का क्वेश्चन है, तो ऐसा ही सवाल आपको 19-20 में पूछेगा। तो ये जो है आपका 2 से 2.5% के आसपास ही था, और ये जो आपका इनकम टैक्स है ये जो है 2 से 2.5% के आसपास अभी भी चल रहा है। ठीक, तो इसके लिए आपको वो वाला वीडियो देखना ही होगा। तो उस समय के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या था? 2.1%। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है कि 12-13 में भारत की सकल घरेलू बचत कितनी थी। 14 में क्वेश्चन आया था, तो उस समय हमारे पास था 30.1% सकल घरेलू उत्पाद का। जीडीपी का 30.1% था हमारा सकल घरेलू बचत। तो अभी के लिए आपको फिर से उस वीडियो को देखना होगा। चलिए और आगे देखते हैं। एक अच्छा सवाल है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 12 से 13 के 4.5% की तुलना में वर्ष 13-14 में 4.7% तक बढ़ा है। जिसका कारण क्या था? उस समय थोड़ा सा बढ़ता हुआ ग्राफ आपको दिखा था। तो उस समय की अच्छी बात यह थी कि कृषि और संबंधित क्षेत्र लगातार उस समय ग्रो कर रहा था। ठीक, तो इसलिए उसका आंसर सी होगा। चलिए और आगे देखते हैं। अगला हमारे पास सवाल है विश्व के कुल निर्यात में भारत का हिस्सा 2013 में क्या था। ऐसे सवाल जो है लगातार बनते हैं। कुल निर्यात कितना था, कुल हमारे पास जो है विदेशी ऋण कितना था, इसको आपको करंट ईयर में हमेशा हमको 19-20 के अकॉर्डिंग इसको इस बार पढ़ना पड़ेगा। तो उस समय जो है 1.7% था, और अभी भी जो है 2% के अंदर ही है ये, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको वही वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए और आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास वर्तमान में भारत के आयात में सर्वाधिक अंश निम्न में से किस वस्तु का है। तो हम जानते हैं कि भारत को जो है निर्यात के रूप में आयात के रूप में सबसे ज्यादा पैसा जो है पेट्रोलियम वस्तुओं के रूप में खर्चा करना पड़ता है। तो ये जो है लगातार आपका यही कंडीशन बना हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पेट्रोलियम वस्तुएं। और ये 13 का क्वेश्चन है और इसको लगातार पूछा गया है। चलिए और आगे देखते हैं। अगला हमारे पास सवाल है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यही क्या करता है आपके यहाँ? राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। 12वें आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इस साल ये क्वेश्चन बन भी सकता है। चलिए और देखते हैं आगे हमारे पास सवाल है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी निकालना है आपको। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या करना है आपको? जो भी मूल्य को घटाना है, जो अवमूल्यन हुआ है या डेप्रिसिएशन रहता तो डेप्रिसिएशन को मारते आप। यहां पर अवमूल्यन का किया है कंपेयर, तो इसलिए आपको अवमूल्यन का लेना है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे एनएनपी जब आप निकालते हैं तो जीएनपी में माइनस करेंगे यहां पर जो भी मूल्य का ह्रास हो रहा है अवमूल्यन को। ठीक, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। अगला हमारे पास सवाल है कि निम्न में से क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न नहीं करता। बीमा तो दिखेगा नहीं आपको, करा सकता है। कंसल्टेंसी भी हो सकता है, ऑनलाइन हो जाए। यात्रा एवं पर्यटन का हो सकता है कोई आपका प्रमोशन कर दे। विज्ञापन भी आपका प्रमोशन हो सकता है, विज्ञापन आ जा सकता है। लेकिन हस्तशिल्प तो डायरेक्ट आपको खरीदना बेचना पड़ेगा। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, हस्तशिल्प। इसमें क्या है? अदृश्य निर्यात उत्पन्न नहीं करेगा ये। चलिए और आगे देखते हैं। अगला हमारे पास सवाल है कि भारत के योजित सकल मूल्य में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान वर्ष 12-13 से 15-16 तक लगभग कितना रहा है। तो ये आपका किसका पूछ रहा है? विनिर्माण क्षेत्र का। था अलग अलग क्षेत्र का हम देखेंगे इस साल के अकॉर्डिंग। उस समय 17% था, तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन को 19-20 बना के भी देखना चाहिए। चलिए और आगे देखते हैं। अगला हमारे पास सवाल है कि कौन सी वस्तु भारत में आयात नहीं की जाती। ये भी एक कॉमन सेंस की बात थी। तो आप पेट्रोलियम तो हमेशा काट देंगे, मंगाना ही पड़ता है। कपास भी कुछ मात्रा में मंगाना ही पड़ रहा है हमको। लेकिन लौह अयस्क का भंडारण जो है भारत में सबसे ज्यादा है। आप देख रहे हैं कच्चे माल के रूप में हमारा सेकंड रैंक रहता है वर्ल्ड में। तो इसलिए लौह अयस्क को हमको मंगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लौह अयस्क। अगला हमारे पास सवाल है कि भारत में नीली क्रांति से क्या चीज संबंधित है। तो ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। टोटल आपको 15 क्रांति है जिसको कि याद कर लेना चाहिए। एक क्रांति फंसता ही आपके एग्जाम में। तो नीली क्रांति आप देखते हैं, पानी नीला होता है और पानी में क्या पालते हैं? मछली पालते हैं। तो मत्स्य पालन से ये संबंधित है। और एक आता है पीसी कल्चर।
पीसी कल्चर भी आपका किससे है? मछली पालन से ही संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा, मत्स्य पालन। और आगे देखते हैं हम। तो देखिए एक सवाल आया था आपका, कुछ क्रांतियों का नाम था और उससे संबंधित व्यक्तियों के बारे में दिया हुआ है ना। तो एक तो है आपके पास हरित क्रांति, हरित क्रांति सब जानते हैं, एम एस स्वामीनाथन जी इससे संबंधित। दूसरा है श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, वर्गीस कुरियन साहब है। उसके बाद है आपके पास पीत क्रांति, पीली क्रांति जो कि तिलहन से संबंधित है और इसका संबंध है आपका बिंदेश्वर प्रसाद सिंह। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि बिंदेश्वर प्रसाद सिंह का संबंध किससे है? पीत क्रांति या पीली क्रांति। उसके बाद है आपके पास नीली क्रांति, नीली क्रांति का जो संबंध है उस व्यक्ति का नाम है आपका हीरालाल चौधरी। क्या नाम है उनका? नाम हीरालाल चौधरी। ये मेंस 2011 में आया है और उस समय जो है मेंस है आपका ऐसी ऑप्शनल होता था, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आपको यहां पर मिल रहा है। ठीक, और आगे देखते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। चलिए और आगे देखते हैं। अगला हमारे पास सवाल है भूरी क्रांति। तो ये जो भूरी क्रांति है आपका सीएमओ 19 में आया था ये क्वेश्चन, और भूरी क्रांति का संबंध होता है आपका उर्वरक से, फर्टिलाइजर से है आपका। तो इसको यहां पर दिया खाद के उत्पादन से, तो खाद यहां पर एकदम परफेक्ट है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। खाद के उत्पादन से आपका भूरी क्रांति का संबंध, खाद या उर्वरक, ऐसा आप याद करेंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास सवाल है फिर से नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य के पालन से या मछली के पालन से है। ठीक, अगला हमारे पास सवाल है कि भारतीय योजना के वास्तुकार किन्हें माना जाता है? भारतीय योजना का वास्तुकार जो है ये आपका 14 में क्वेश्चन आया था एडीआईएसएच में, और भारतीय योजना का वास्तुकार जो है जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, जो कि हमारे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी थे। तो इस तरह से इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ठीक, और आगे सवाल है हमारे पास संभावित प्रश्न, यहां से कौन कौन से इस टॉपिक से प्रश्न लगातार बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपका जो कि इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक नियोजन से है। एक तरफ कुछ योजनाओं का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उससे संबंधित व्यक्तियों का नाम दिया गया है। तो पहला नाम है आपका गांधीवादी योजना, 1944 से संबंधित योजना है आपका। तो गांधीवादी योजना का संबंध है आपका श्रीमन नारायण अग्रवाल जी से है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। जन योजना का संबंध है आपका एम.एन. राय सर से। सर्वोदय योजना जो कि 1950 में आया था, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लाया गया था, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भारत में सर्वोदय योजना का प्रारंभ कब से किया गया था। और एक क्वेश्चन आता है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का स्टार्टिंग कब से हुआ था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 से स्टार्ट हुआ था और उस समय हमारे पास फर्स्ट 5 ईयर प्लान चल रहा था। और सर्वोदय योजना का है आपका 1950 में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा चलाया गया था, इसको आपको याद रखना है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये एक किताब है और इसके लेखक हैं M.A. विश्वेश्वरैया। ठीक, नियोजन पर पहली किताब थी M.A. विश्वेश्वरैया के द्वारा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये पूरे जमे हुए हैं 1 2 3 4। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो इन बातों को आपको याद रखना है। ये दोनों 1944 की योजना है, ये 1950 की योजना है, और ये 1934 में ये किताब आया था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया M.A. विश्वेश्वरैया के द्वारा। ये चारों सवाल जो है आपके व्यापम में आए हुए हैं और कुछ बड़े एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, तो इसलिए इनको हमको यहाँ पर देखना चाहिए। ठीक, और आगे देखते हैं। सेकंड सवाल है आपके संभावित प्रश्न में कुछ क्रांतियों के नाम है और उसका संबंध आपको बताना है। जैसे कि आपके पास है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली के प्रोडक्शन से, आपने नाम सुना होगा, झींगा मछली होता है। रजत क्रांति, रजत क्रांति का संबंध है आपके पास एग के प्रोडक्शन से, अंडे के उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध है आपका मसालों के प्रोडक्शन से। और एक है इंद्रधनुषी क्रांति। तो जितने भी क्रांति है सभी के समायोजन और विकास के लिए है आपका, संपूर्ण क्रांति के लिए इंद्रधनुषी क्रांति। तो इस तरह से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये चारों। तो ये भी पूरा जमा हुआ है, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इस तरह से आपका ऑप्शन ए यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारे पास सवाल है कि आपको असत्य कथन छांटना है। यहां पर भी आपका जो है लॉजिकल वे सामने आएगा कि जीडीपी में देश में निवासरत विदेशी व्यक्तियों की आय को सम्मिलित किया जाता है। जैसा कि आपको बताया कि अगर देश में कोई भी विदेशी व्यक्ति भी आया है तो क्षेत्र के अंदर तो आया ही वो, इसलिए उसका इनकम को जोड़ेंगे क्या? बिल्कुल जोड़ेंगे। जीडीपी में विदेशी व्यक्तियों की आय को घटाया जाता है। क्यों घटाएंगे भाई? यहां पर अंदर में आ गया है, तो ये बात तो आपको गलत दिख ही रहा है। जीएनपी में केवल देश के नागरिकों की आय को शामिल किया जाता है। बिल्कुल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात हो रही है, यहां पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात हो रही है, तो केवल देश के नागरिकों की बात करेंगे, ये भी परफेक्ट लग रहा है हमको। जीएनपी में विदेशी नागरिकों के आय को घटाया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि वो देश के नागरिक नहीं बोल के हम उसको घटा देते हैं। इस तरह से ये भी सही है और ये भी सही है।
तो हमको जो है 1, 3 और 4 तो सही दिख रहे हैं, लेकिन पूछा क्या है, असत्य कथन को छांटना है। तो असत्य कथन कौन सा है यहाँ पर, केवल 2, मतलब कि डी यहां पर गलत है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी केवल 2 यहां पर गलत है। बात क्लियर है? चलिए और आगे देखते हैं। चौथा सवाल है आपके पास, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का सही सूत्र कौन सा है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आपको घटाना है कोई चीज को, और कौन सी चीज है वो, डेप्रिसिएशन। इसको हम बोलते हैं मूल्यह्रास या पूंजीगत ह्रास। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनएनपी बराबर जीडीपी में हमको घटाना है आपका, यहां पर जो है आपको एनडीपी निकालना है, यहां पर आपको निकालना है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहां पर दिया हुआ है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो ये होता है आपका जीएनपी। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, जीएनपी निकालना है। तो जीएनपी जब आपको निकालना है तो क्या करना पड़ता है, जीडीपी में माइनस करना पड़ता है आपको, किसको, आपको डेप्रिसिएशन को। तो अगर यहां पर एनएनपी भी मान लेते हैं आप, तो एनएनपी बराबर क्या होगा, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक, तो यहां पर इस प्रश्न को आप समझिए कि अगर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना रहता तो क्या करते आप, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में पूंजीगत ह्रास को घटाते। लेकिन अगर आपको एनएनपी निकालना रहता तो क्या करते आप, जीएनपी में डेप्रिसिएशन को घटाते। तो इसका दोनों का आपको आंसर बता दे रहा हूं मैं। मान लीजिए यहां पर एनएनपी निकालना रहता तो क्या करते आप, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर आपको जीडीपी निकालना रहता तो क्या करते आप, एनडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। इसको आप एक बार हिंदी में देख लीजिए, अगर आपको सकल घरेलू उत्पाद निकालना रहता, सकल घरेलू उत्पाद निकालना रहता तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना रहता तो इसका अलग तरीका होता है। दूसरा तरीका है आपके पास सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और एक है आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यहां पर से आपको क्लियर समझ में आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, एनडीपी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, जीएनपी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम, एनएनपी बोलते हैं। अब हमेशा हमको निकालना रहता है शुद्ध का सूत्र के द्वारा। कभी भी अगर आपको पूछेगा कि शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे निकालना है, तो हमेशा याद रखना इससे माइनस करना है। इसका मतलब यह है कि जब भी शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना रहेगा, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास या पूंजीगत ह्रास। और अगर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना रहेगा तो किससे घटेगा आपका, इससे, मतलब जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ये सब को आप भूल जाइए, केवल आप इसको याद कीजिए, बाकी सब भूल जाइए, केवल ये याद रहना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप यहां पर आप आंसर खोल लीजिए। तो अगर आप यहां पर देख रहे हैं, क्या निकालना है हमको, यहां पर एनएनपी निकालना है। तो एनएनपी कैसे निकलेगा, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन निकलेगा यहां पर। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ये आपका सही है। बात क्लियर है? चलिए और आगे देखते हैं। अगला हमारे पास सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है। जब आप प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर को लेते हैं, वानिकी को लेते हैं, मत्स्य पालन को लेते हैं, खनन और उत्खनन को लेते हैं। तो इस तरह से कृषि और वानिकी तो दिया हुआ है, खनन उत्खनन भी दिया हुआ है, मत्स्य पालन अगर नहीं दिया है तो याद रखिएगा होता है। लेकिन व्यापार आपका देखते हैं ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी जो है प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 5वें का ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर बी। चलिए और आगे देखते हैं। अगला हमारे पास सवाल है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना से संबंधित वर्षवार समिति कौन सी है। तो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है, तेंदुलकर समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 2006 को गठित हुई है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, 12 जुलाई 2006 तेंदुलकर समिति से क्या बना है आपका, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। इस सवाल का आंसर आपको ए लेना है। चलिए और आगे देखते हैं। फिर से आपको जो है असत्य कथन छांटना है कि भारत में राष्ट्रीय आय के योगदान में प्राथमिक क्षेत्र न्यूनतम है। क्या एग्रीकल्चरल सेक्टर न्यूनतम है? बिल्कुल न्यूनतम है, कंफर्म है। भारत में बेरोजगारी का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान या एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल करता है ये। राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान करता है, सीएसओ। ये भी सही लग रहा है। वर्तमान में आधार वर्ष 2004 से 5 सक्रिय है, ये गलत हो गया आपका। इससे पहले था आपका वर्तमान में 2011-12 सक्रिय है आपका आधार वर्ष, तो चौथा आपका गलत हो गया। तो 1, 2, 3 तो सही है, लेकिन आपको छांटना गलत क्वेश्चन था, गलत ऑप्शन था, इसलिए आपका ऑप्शन सी केवल 4 यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर सी केवल 4 हो गया। तो इस तरह से जो है हमने अपने अर्थशास्त्र से संबंधित तीसरे भाग को देखा। तो यहाँ पर जो भी संभावित प्रश्न थे, जो भी उसके टाइप से थे, इसको हमको समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमारी तैयारी को जारी रखना चाहिए।
तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे, आगे इसी क्रम को हम और भी आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।